हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStar 2021। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं हमारे BA BSc फिफ्थ सेम के मैथ्स, ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस के इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ कंपैरिजन टेस्ट सीखे थे और फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं 2 से लेके और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो, अब फर्स्ट एग्जाम्पल से हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को ना हम इसको एफ ऑफ एक्स मान के और कोई दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स मान के उसको डिवाइड करके और फिर लिमिट लगा के, यानी इसी टाइप से सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसे पहले वाले फर्स्ट एग्जाम्पल्स में किया हुआ है। जैसे जो हमें दिया होता है ना, उसको हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, कोई दूसरा फंक्शन हम जी ऑफ एक्स मानते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हम जी ऑफ एक्स किसको मानेंगे। इस टाइप से मानते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो रखने पे एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स की कुछ ना कुछ मतलब ठीक वैल्यू आ जाए, यानी नॉर्मली वो फाइनाइट ही आती है। तो ये फाइनाइट है और नॉन जीरो है, फिर हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। ऑलमोस्ट एक दो एग्जाम्पल्स को छोड़ के हर किसी के अंदर हमें यही करना है। बट पता है डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि जो कंपैरिजन टेस्ट, जैसे ये वाला कंपैरिजन टेस्ट है, इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और जो जी एफ एक्स फंक्शन है, ये पॉजिटिव फंक्शंस होने चाहिए, इनकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ये चीज़ हमने की थी। देखो, किया था ना हमने, एफ और जी दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं और ए जो है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता है। ये मैं बहुत पहले आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर के अंदर। और फिर हम इस टाइप से करते हैं, एफ एक्स बाई जी एक्स एक्सटेंड्स टू ए, उसी पॉइंट का जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का है, और उसकी एल आ जाती है वैल्यू, और फिर ये जो कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं टुगेदर, यही होता है कंपैरिजन टेस्ट। तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यानी आपको यही देखना है कि क्या वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स, जो कंप्लीट है उसको मानोगे आप एफ ऑफ एक्स, किसी दूसरे को मान लो जी ऑफ एक्स, सच दैट कि उनको उससे डिवाइड करो ना तो कोई अच्छी सी वैल्यू आ जाए, और जीरो आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए या फाइनाइट आ जाए, यानी हम उसको इवेल्युएट कर पाएँ। इस टाइप से हमें जी ऑफ एक्स लेना होता है। ऐसा नहीं है कि वो लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, हम कुछ निकाल ही ना पाएँ। ठीक है, और फिर हम कंपैरिजन टेस्ट लगा देंगे। अब इस एग्जाम्पल में एक ज़रा सा डिफरेंस है फर्स्ट एग्जाम्पल से, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सी बात इसने कही है कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, अब जीरो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा, ये तो हमें पता है। ए भी इंटरवल होता है, वहाँ पे जो ए है ना वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता है, तभी हम ये एफ एक्स बाई जी एफ एक्स वाला कंपेरिजन टेस्ट लगाते हैं, हमें पता है ये तो। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और जी ऑफ एक्स फंक्शन है, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये नेगेटिव है। कोई भी वैल्यू रख के देख लेना आप इस इंटरवल के अंदर, इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो ये नेगेटिव है, हमें कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए चाहिए पॉजिटिव फंक्शन। तो जैसा कि ये सारा नेगेटिव है तो हमारा काम आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने एफ को माइनस एफ से रिप्लेस कर देना है, यानी दोनों साइड आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। उससे क्या होगा, एफ एक्स नेगेटिव फंक्शन है तो माइनस एफ ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा। तो हम कंपैरिजन टेस्ट फिर लगा सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन पे। इसलिए इसने कहा कि जैसा कि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम कंपैरिजन टेस्ट पॉजिटिव फंक्शन पे ही लगाते हैं। सो एफ को आप माइनस एफ से रिप्लेस करोगे यहाँ भी, और यहाँ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स था नेगेटिव। अब ये जस्ट सिंपल फंक्शन बन गया है जैसा हमें चाहिए था। अब आप जी ऑफ एक्स देख लो। अब जी ऑफ एक्स हमने क्या किया है, हमने रूट एक्स लिया है जी ऑफ एक्स। क्यों लिया है, सॉरी, 1/√x लिया है जी ऑफ एक्स। ये क्यों लिया है ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड वाला फंक्शन है, तो हम उससे उसको डिवाइड करते हैं और फिर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ए, मतलब जिस पॉइंट पे इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है, या फिर आप कह सकते हो जहाँ से वो इंटरवल स्टार्ट होता है। सो लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव माइनस एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसको इससे डिवाइड कर दो। अब देखो एक चीज़ है कि जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन हो, x की कोई पावर हो और log x हो, तो इस टाइप में के फंक्शन में अगर हम x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव करते हैं तो ये इंटीग्रल जीरो के इक्वल होता है तभी जब n जीरो से बड़ा हो। अब n क्या है, 1/2 है, जीरो से बड़ा है, तो ये रिजल्ट लगा के ये क्या हो जाएगा, जीरो। जब न्यूमरेटर ही जीरो है और डिनोमिनेटर वैसे भी 1 होगा तो जीरो आ जाएगा आंसर। अब कंपैरिजन टेस्ट हम कौन सा लगा सकते हैं कि जब इनका रेशियो जीरो के इक्वल आता है।
अब आई थिंक आपको ये याद होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब ज़ीरो वैल्यू आती है या इन्फिनिटी आती है, तो जब ज़ीरो वैल्यू आती है, डिपेंड देखो दोनों में ही नीचे वाले पे करेगा। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का फ़र्क होता है। जब ज़ीरो के इक्वल आएगा तो अगर नीचे वाला कन्वर्ज करेगा तो ऊपर वाला कन्वर्ज करेगा। डाइवर्जेंस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जब ये इन्फिनिटी के इक्वल है तो नीचे वाला जब डाइवर्ज करेगा तो ऊपर वाला भी डाइवर्ज करेगा। हमारी ये चीज़ किसके इक्वल आई है? ज़ीरो के इक्वल। तो अगर ये कन्वर्ज करता है तो ये भी कन्वर्ज करेगा। डाइवर्जेंस के बारे में वी कांट से एनीथिंग। तो देखो, अब कंपैरिजन टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं कि अगर जो नीचे वाले का इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करता है तो जो ऊपर वाला इंटीग्रल है यानी -f(x) वो भी कन्वर्ज करेगा। अब ये तो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन उसका नेगेटिव कन्वर्ज कर रहा है तो उसका पॉजिटिव भी कन्वर्ज करेगा। फॉर एग्जांपल, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए। अब मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी आ रही है, -3 आ रही है, तो इसकी क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। लेकिन ये हम बोल रहे हैं ये कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी तो इन्फिनिटी नहीं आएगा ना। इसमें सिर्फ माइनस का ही तो डिफरेंस है नाउ। यानी अब ये कह सकते हैं, अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि जी एक्स कन्वर्जेंट है तो अपने आप जो हमें प्रूव करना है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब जी एक्स का इंटीग्रेशन ये इस टाइप से है, ये तो हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं। एक्स के नीचे कोई पावर है, वो पावर अगर किससे लेस हो जाती है? 1 से लेस हो जाती है तो वो कन्वर्ज करने लग जाता है ना। ये हमने अभी रिजल्ट पढ़ा था, ये रिजल्ट पढ़े थे ना हमने दोनों। x माइनस ए की कोई पावर n है, कन्वर्जेंट कब होगा? अगर n 1 से छोटा है, और n है क्या? 1/2 है, यानी 1 से छोटा है। तो इसका मतलब ये कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है तो ये भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल में बात करते हैं। ये इंटीग्रल आपको शो करना है कि एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ लेस देन m+1। इंटीग्रल क्या है? 0 से π/2 sin की पावर m x रेज टू दी पावर n dx। सबसे पहला काम क्या होता है? इसको f(x) मान लो, स्टार्टिंग से हम यही करते हैं, और उसको थोड़ा बहुत जो सोल्व हो सकता है उसको करो। तो f(x) हमने ये माना, फिर हमने क्या किया, यहाँ इसकी पावर m थी तो यहाँ x की पावर m रख ली, बाकी जो x की पावर n-m है वो कर दी अलग, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो हमने x की पावर m से इधर मल्टीप्लाई कर लिया और x की पावर m से ही इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो नीचे वाला x की पावर m है वो तो हमने यहाँ रख दिया, यहाँ क्या बचा था? फिर x की पावर n बचा था, और ऊपर वाला x की पावर m नीचे आके माइनस का हो गया, सो x की पावर n-m बाहर रखा, और x की पावर जो m था वो हमने इसके नीचे रख दिया। अब f(x) ये है। अब सबसे पहला काम इसने क्या किया, ये देखने के लिए कि ये फंक्शन है कैसा। अब हमें फंक्शन तो देखना पड़ेगा ना, जैसे हमने एग्जाम्पल 2 में देखा था, क्योंकि हम जो ये कंपैरिजन टेस्ट है ये कब लगाते हैं? अगर वो फंक्शन पॉजिटिव है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे x 0 को टेंड करता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब यही चीज़ उसके ऊपर जब लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओगे आप, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चीज़ किसके इक्वल होती है? ये चीज़ 1 के इक्वल होती है। x टेंड्स टू 0 sin x/x 1 होता है, यानी अब सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये n-m 0 से छोटा है, यानी -1 या -2 कुछ भी है, तो वो पावर ऊपर आ जाएगी। 1/x की पावर -1 है तो x आ जाएगा ऊपर, 1/x की पावर -2 है तो x² आ जाएगा। यानी जब आप x को 0 टेंड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये है 0। जब ये n और m इक्वल हो जाते हैं तो n-n 0, x की पावर 0 1, तो 1/1 1 आ गया, तो क्या आ गया? 1। लेकिन जब ये 0 से बड़ी है तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। अब देखो, जब ये n-m 0 से छोटा है, या फिर आप कह सकते हो इसको उधर ले जाओ, n m से छोटा है या n m के इक्वल है, तो उस टाइम पे तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, जब वो फंक्शन इन्फिनिटी बन जाए, या लोअर लिमिट या अपर लिमिट क्या बन जाए? इन्फिनिटी। अब ये प्रॉपर इंटीग्रल है इन दोनों केसेस में तो, लेकिन इन्फिनिटी के इक्वल आ रहा है कब? इस केस के अंदर। सो इस केस के अंदर कन्वर्जेंस हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाले जो कंपैरिजन टेस्ट्स हैं उनसे करेंगे। यहाँ पे तो अपने आप कन्वर्जेंट हो गया दोनों केसेस के अंदर। क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। यानी अब हम ये कंपैरिजन टेस्ट सिर्फ इस केस में ही लगा सकते हैं। अब वो भी कब लगा सकते हैं? देखो, प्रॉपर इंटीग्रल है तो इसके लिए तो कन्वर्ज करेगा, n<m के लिए भी और n=m के लिए भी। अब बात रहती है जब n m से बड़ा है। अब देखो, ये तो आपको पता है कि 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी,
क्योंकि ज़ीरो पे ही ये इन्फिनिटी हो रहा है, और अगर एन एम से बड़ा है, और ऑल्सो जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है इस इंटरवल के अंदर। यही यहाँ तक यही कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए, कि हमें जो लिमिट है ना, जो स्टार्टिंग लिमिट है वहीं पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिल जाए, और फंक्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाए इस इंटरवल के अंदर, ज़ीरो को छोड़ के, क्योंकि ज़ीरो पे तो वो इनफाइनाइट है ना। अब देखो बस वही बात है, अब आपको जी एक्स चूज़ करना है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था हमारा ये, तो जी ऑफ एक्स को आप ये वाली चीज़ मान लो। क्यों? क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे ना, ये तो हो जाएगी कैंसिल, यहाँ पे जब एक्स टेंड्स टू ज़ीरो करोगे तो ये हो जाएगी 1। वही इसने किया है, इसको डिवाइड किया, ये आ गया, एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस किया तो 1 आ गया, जो ना ज़ीरो है ना इन्फिनिटी है, यानी फाइनाइट वैल्यू है। तो फाइनाइट वैल्यू है तो इस केस में कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि एफ एक्स का इंटीग्रल और जी एक्स का इंटीग्रल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे, यानी ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, और ऐसे ही डाइवर्जेंट के लिए। बट अब देखते हैं कौन से इंटीग्रल के बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम बात करते हैं, देखो जो 1/x की पावर में कुछ हो ना तो उसको हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें पता है। अगर जो उसकी पावर n है ना, जैसे 1/, है तो ये जो पावर है अगर ये 1 से कम है तो वो कैसा है, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो वही इसने कहा है कि जो gx का इंटीग्रल है ना वो कन्वर्जेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ n माइनस m 1 से छोटा हो जाए। वही अब gx तब कन्वर्जेंट है तो fx भी तो तभी कन्वर्जेंट होगा ना जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी n माइनस एम जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा। m को इसने उधर ले लिया तो n इज़ लेस देन m प्लस 1 हो जाएगा, ये वाली चीज़। और m लेस देन n ये तो था ही था, यहाँ से जो m है वो क्या है, लेस देन n है, सॉरी ग्रेटर देन है। देखो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से क्या होगा, m को उधर ले जाओ, n इज़ ग्रेटर देन m आ जाएगा। तो n इज़ ग्रेटर देन m ये तो इसने ऊपर से लिया है, और n इज़ लेस देन m प्लस 1 ये इसने यहाँ से लिया है, दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया। यानी सिंपल सी चीज़ है, ये कन्वर्जेंट सिर्फ तभी होगा जब n जो है वो m और m प्लस 1 के बीच में होगा। ऑल्सो दिस इज कन्वर्जेंट फॉर n इज लेस देन इक्वल टू m, ये हमने ऊपर अभी दिखाया था, यानी जब n m से लेस देन इक्वल टू है तब तो ये कन्वर्जेंट है ही है, और जब n m प्लस 1 से छोटा है तब के लिए भी हमने दिखा दिया कि कन्वर्जेंट है। तो ये कन्वर्जेंट किसके लिए हुआ, जब जब n की वैल्यू m प्लस 1 से छोटी, क्योंकि n इज़ लेस देन m प्लस 1 में ही इंक्लूड हो गई ना ये चीज़, तो n इज़ लेस देन इक्वल टू m। सो सिंपल सी चीज़ है, हमारा लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला है कि ये कन्वर्जेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ लेस देन m प्लस 1। ठीक है, ये तो कुछ ऐसी चीज़ हो गई ना कि अगर मैं कहूँ कि कोई भी x है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, और कोई भी x है वही x 3 से कम है, यानी 2 के तो लेस देन इक्वल टू है और 3 से लेस है, तो इनको कंबाइन कैसे करोगे कि वो 3 से लेस है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 तो उसी चीज़ में आ गया ना, इन्वॉल्व हो गया। वही काम यहाँ पे है, एट लास्ट ये चीज़ कन्वर्जेंट तभी होगी जब n m प्लस 1 से छोटा है। देखिए अब आपको m और n की वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए ये कन्वर्ज करता है। पहली चीज़ इसको हम क्या मानते हैं, एफ ऑफ एक्स मानते हैं। अब देखो हमें ये भी देखना होगा ये फंक्शन कैसा है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स जब आप निकालोगे तो यहाँ भी सेम चीज़ है, अगर n 0 से बड़ा है तो 0 रखने पे ये फंक्शन आ जाएगा 0। अगर n 0 के इक्वल है तो x की पावर n हो जाएगा 1, लेकिन जैसे ही n की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो वो नीचे आ जाएगी और लिमिट को 0 पुट करने पे 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी देखो जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स निकालते हैं तो ये 0 के इक्वल कब है, अगर n 0 से बड़ा है, क्योंकि उस टाइम पे x ऊपर ही रहेगा, और m की तो चाहे कुछ भी हो, n की जब 0 से बड़ी है सिर्फ तभी 0 होगा। यानी n इज ग्रेटर देन 0 वाले केस में ये प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर तभी होता है ना जब इन्फिनिटी ना आए, तो प्रॉपर है, तो कन्वर्जेंट है। और साथ में n इज इक्वल टू 0 के लिए भी, क्योंकि जब हम 0 पुट करते हैं तो x की पावर 0 1 बन जाता है, तो वहाँ भी वो कन्वर्जेंट है। एंड फॉर ऑल m की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो ये कन्वर्जेंट हो गया। अब हमें काम क्या करना है, n जब 0 से छोटा है उसके लिए हमें काम करना है। तो देखो जब n 0 से छोटा है, इंटरवल है हमारे पास ये, तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ आ रही है, 0 पे आ रही है। अब ऑल्सो जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये 0 से बड़ा है, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो हमेशा ये 0 से बड़ा रहेगा इस इंटरवल के अंदर। अब हमारी जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो गई, एक हमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिल गया, एक हमें फंक्शन मिल गया जो पॉजिटिव है, तो हमें जी एक्स चूज़ करना है।
अब जी एक्स हम क्या चूज़ करेंगे, 1/x की पावर माइनस एन चूज़ करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स जब आप निकालोगे, एफ एक्स क्या है, ये है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर एन था ना, डिवाइड में लाओगे तो एक्स की पावर माइनस एन हो जाएगा ना, तभी हमने जी ऑफ एक्स ये माना है ताकि हम जब डिवाइड करें तो इससे कैंसिल हो जाए। सिर्फ क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स, और जब एक्स को 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 1 आ गया, जो फाइनाइट है, ना 0 है ना इन्फिनिटी है। तो जो एफ एक्स का इंटीग्रल है और जी एक्स का इंटीग्रल है, दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करते हैं। अब हम, आपको पता है, हम अच्छे से किसके बारे में बता सकते हैं, जो एक्स की पावर के अंदर हो, तो हम जी एक्स की बात करते हैं। ये 1/x की पावर माइनस एन है। अब आपको पता है ये कन्वर्ज कब करेगा, जब ये जो भी पावर है वो एन 1 से छोटी हो, यानी माइनस एन अगर 1 से छोटा हो, दोनों साइड माइनस ले लो, यानी एन ग्रेटर देन -1 हो, यानी जब भी एन -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, क्योंकि यही तो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, एन जब 0 से छोटा है उसके लिए तो कन्वर्जेंट हो गया था, यानी 0 से क्या हो, छोटा हो, और -1 से क्या हो, बड़ा हो, उस एन के लिए ये कन्वर्ज करता है। और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। तो इनको कंबाइन करना एक बार, यानी जब n -1 से बड़ा होगा तब ये इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। m की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये देख लिया कि n जब -1 से बड़ा है ना, तो ये इंटीग्रल क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, बिल्कुल सेम चीज़ आपने यहाँ करनी है। देखो यहाँ भी x की पावर n-1 और log x समथिंग है, और यहाँ भी x की कोई टर्म थी और फिर log x था, यानी यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, नेगेटिव में चेंज करेंगे, यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन नेगेटिव है। देखो स्टार्टिंग में आपको पता है इसको हम f ऑफ x मानते हैं। अब ये इंटीग्रल जो है, ये प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा, जब ये x की वैल्यू ऊपर रहेगी, और ऊपर कब रहेगी, जब तक जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी रहेगी, यानी 2 है, 3 है, 4 है, समथिंग कुछ भी है, तो उस टाइम पे x² x³ x4 ऐसे ही रहेगा, यानी n इज ग्रेटर देन 1 के लिए तो प्रॉपर इंटीग्रल है। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं दूसरे केस के लिए, कौन सा बच गया, n इज लेस देन इक्वल टू 1 वाला। अब उस केस के अंदर 0 जो है वो इन्फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है, क्योंकि 0 रखते ही इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पावर होते ही आएगा नीचे, 0 रखेंगे तो 1/∞ 0 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। ये तो हमें पता चल गया ना, इसमें 0 इन्फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है। सिर्फ एक चीज़ और रहती है, अगर वो फंक्शन पॉजिटिव हो जाए तो हम हमारा कंपैरिजन टेस्ट इजीली लगा सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन नेगेटिव है, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, f को -f से रिप्लेस कर दो, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू -x की पावर n-1 log x। इसी के अकॉर्डिंग हमें gx चूज़ करना है यहाँ पे। अब gx हमने क्या चूज़ किया, 1/x की पावर m चूज़ किया है। क्यों चूज़ किया है, क्योंकि अगर इसके टर्म्स में कुछ चूज़ करते तो क्या आ जाता, log x समथिंग कुछ आ जाता, उसका हमें पता नहीं है सोल्व कैसे करना है। पिछले में भी तो हमने यही किया था ना, जैसे ये फंक्शन f ऑफ x क्या था, ये था, तो हमने g ऑफ x को क्या चूज़ किया, ये तो चूज़ नहीं किया ना, 1/√x चूज़ किया, कोई और पावर चूज़ की, और फिर हमने देखा कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा सकते हैं, डायरेक्टली ये 0 हो गया था। यहाँ पे इसकी पावर n-1 है, कुछ भी हो, हमें यहाँ पे x की कोई और पावर लेनी पड़ेगी, हमें m ली है, सो 1/x की पावर m हो गया हमारा gx। अब फंक्शन है -f(x), डिवाइड करेंगे gx से, तो क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये वाली वैल्यू। अब ये आपको पता है, हमने बिल्कुल पीछे जो एग्जाम्पल किया था ना हमने, सेकेंड एग्जाम्पल, उसी के अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तभी हम क्या कह सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये चीज़ क्या आ जाएगी, 0 के। ये रिजल्ट बताया था ना आपको, ये वाला, जब ये पावर 0 से बड़ी रहती है सिर्फ तभी ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये वैल्यू 0 होती है, यानी जब भी ये जो पावर है ये 0 से बड़ी होगी तब ये 0 के इक्वल होगा, वरना इन्फिनिटी होगा, यानी इस केस में है 0, इस केस में है इन्फिनिटी। अब देखो, अब ये तो हमें पता है कि जब जो लिमिट है f(x/gx) की, वो लिमिट जब 0 आ जाती थी ना, तो हम क्या कहते थे कि जो नीचे वाला इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है, तो ऊपर वाला भी कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, और जब इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता था तो हम कहते थे नीचे वाला जब डाइवर्जेंट है तो ऊपर वाला भी डाइवर्जेंट होगा। सो डाइवर्जेंट के बारे में हम बात नहीं करनी, यानी इस चीज़ से हम क्या फर्स्ट वाला केस लेके चलेंगे कि वो 0 के इक्वल है, हम ये चेक करेंगे कि क्या gx कन्वर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट हो जाता है तो हम कह देंगे कि -f(x) भी क्या है, कन्वर्जेंट है।
ठीक है, यानी फर्स्ट केस का हम सिर्फ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं जी एक्स क्या कन्वर्जेंट है। बिल्कुल ध्यान से समझना क्वेश्चन को, वरना सब बिल्कुल होच-पोच हो जाएगा। बिल्कुल ईज़िली और क्लियरली हर स्टेप को समझना। इसको चेक करते हैं। अब x की पावर जो पावर m है वो क्या हो, अगर m 1 से छोटी हो तो ही वो जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। यानी ये कन्वर्जेंट कब है, अगर m 1 से छोटा है। अब जैसा ये वैसा ही माइनस एफ ऑफ एक्स। सो माइनस एफ ऑफ एक्स भी तभी कन्वर्जेंट होगा अगर m 1 से छोटा हो जाता है। अब m 1 से छोटा हो जाता है। दूसरा केस क्या था यहाँ पे, जब m माइनस वन माइनस n से m बड़ा है। ठीक है, यानी 1 से तो छोटा है और 1 माइनस एन से बड़ा है। यानी 1 और 1 माइनस एन के बीच में जब m है तो हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट है। इसको थोड़ा सोल्व करो, बीच वाले को बीच में से हटा दो। यानी 1 माइनस एन जब लेस देन 1 है तो n को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, यानी 0 इज ग्रेटर देन n आ जाएगा। यानी n जब 0 से बड़ा है तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। सो दस द इंटीग्रल आई इज कन्वर्जेंट फॉर, यानी जब n 0 से बड़ा है और जब n लेस देन इक्वल टू 1 है। ये चीज़ हमने क्यों कही, क्योंकि हम इसके लिए तो प्रॉपर इंटीग्रल बन गया था। हम इसके लिए चेक कर रहे थे n इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो n इज लेस देन इक्वल टू 1 में ये कन्वर्जेंट कब होगा, अगर वो 0 और 1 के बीच में है तो। अब हम बात करते हैं, ये हमें पता है कि n ग्रेटर देन 1 के लिए तो वो प्रॉपर इंटीग्रल ही हो गया था, तो वहाँ के लिए वो कन्वर्जेंट था। सो हमने इन सबको मिक्स करके क्या कहा कि हेंस द इंटीग्रल कन्वर्जेस फॉर n ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 से बड़े के लिए तो यहाँ पे ही कन्वर्जेंट था और 1 और 0 के बीच में यहाँ से कन्वर्जेंट हो गया। यानी जब भी 0 से बड़ा होगा ना n, इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या पता चला कि जब भी n 0 से बड़ा होगा ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। यहाँ तक हमारा रिजल्ट, बहुत बड़ा रिजल्ट प्रूव हो गया है कि जब n 0 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा। एक बात और कर लेते हैं n इज इक्वल टू 0 के लिए। n को 0 पुट करो यहाँ पे। जब आप n को 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 log x के इक्वल है। अब दिस इज इक्वल टू, जब हमने 0 पुट किया तो नीचे आ गया ये। तो इस टाइप के इंटीग्रल को यहाँ पे 0 पे क्या बन रहा है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एप्सिलॉन से 1, जैसा कि हमने पहले किया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके इन्फिनिटी के इक्वल ही आ जाएगा। अब देखो, ये n इज इक्वल टू 0 के लिए इन्फिनिटी के इक्वल आया, यानी जब n 0 है तो i डाइवर्ज करता है। ठीक है, 0 से बड़ा है तो कन्वर्ज करता है, जब n 0 के इक्वल है तो i डाइवर्ज करता है। अगेन इफ n इज लेस देन 0, 0 की बात हो गई, 0 से बड़ी की बात हो गई। अब हमारा ये पोर्शन है n इज लेस देन 0 के लिए। तो जब n 0 से कम है तो x की पावर -1 छोटी होगी ना x की पावर n माइनस 1 से, 0 से छोटी, यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आप इसकी जगह रखोगे, नेगेटिव वैल्यू ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ क्या है -1 है, यानी यहाँ -1 है तो यहाँ छोटी से छोटी वैल्यू आप -1 रखो, तो -1 रखोगे तो -2 पावर हो जाएगी। यहाँ 1/x है और यहाँ 1/x² है। ठीक है, और वो जो x है ना वो इसके इसके बीच में है। तो x² क्या होता है, छोटा होता है ना x से, जैसे 0.5 है, उसका स्क्वायर छोटा है और वो खुद बड़ा है। सो जब जब इनके बीच में वैल्यूज़ होती हैं तो हमें पता है कि x² जो है वो छोटा होता है और x बड़ा होता है। जब हम उनको रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है, यानी जो x² वाला 1/x² है वो बड़ा है और 1/x जो है वो छोटा हो जाता है। तो वही काम इसने यहाँ किया है, 1/x छोटा है बजाय कि दूसरी पावर्स के, क्योंकि x इनके बीच में है। जैसे जैसे पावर बढ़ी वो वैल्यू छोटी होती गई और रेसिप्रोकल में ली तो वही वैल्यू बड़ी हो गई 1/x से। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो अब इसने क्या किया, log x से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस साथ में ले लिया, यानी माइनस से मल्टीप्लाई और log x से मल्टीप्लाई दोनों साइड। ये इससे लेस देन आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1 इंटरवल। अब हमने कंपैरिजन टेस्ट जो सीखा था ना सबसे पहले वाला, उसका हम यूज़ करेंगे कि f ऑफ x जो है वो gx से कम है। तो इसका मतलब अगर ये डाइवर्ज करता है तो ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ये डाइवर्जेंट है। जब आप x को ऑब्वियसली जब आप x को क्या करोगे, 0 के इक्वल टेंड कराओगे तो इन्फिनिटी के इक्वल तो वो आएगा ही आएगा ना। 0 से 1 1, ये अब ऊपर निकाला तो था हमने,
देखो यही चीज़ हमने निकाली हुई है, यही चीज़ जब n ज़ीरो है तो यही इंटीग्रल हमने इन्फिनिटी के इक्वल दिखाया है, तो ये डाइवर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट था तो बड़े वाला भी डाइवर्जेंट होगा। अब n इज इक्वल टू जीरो पे भी डाइवर्जेंट था, जीरो से छोटी वैल्यूज पे भी डाइवर्जेंट है, यानी सिर्फ और सिर्फ तभी कन्वर्ज करता है अगर n जीरो से बड़ा है तो, लेकिन इक्वल है या छोटा है तो ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, 6 तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, जैसे हमने पहले किया था ना बिल्कुल वैसे ही हम इसको कर देंगे। जैसे 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स लॉग साइन एक्स, क्योंकि इसके लिए हम कोई भी फंक्शन अगर हम ले आए ना जी एक्स, कोई ऐसा फंक्शन हम मान ही नहीं सकते कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, तो इसको हमें दूसरे वे से करना पड़ेगा, जैसा हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट में किया था जो हमने, हम इंटीग्रल ये माना है, इसको तो एफ ऑफ एक्स हम मानते ही, ये तो आपको पता है, तो इसको आप एफ ऑफ एक्स मानते हो, और जो जीरो है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है। अब आपको ये इंटीग्रल निकालना है, तो हमें करते थे ना यही, जो डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है उसकी जगह हम रखते थे एप्सिलॉन, और फिर उसको सोल्व कर देते थे, और फिर एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव कर देते थे, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि हम कोई ही जी ऑफ एक्स ऐसा मान ही नहीं सकते, या फिर कोई और कंपैरिजन टेस्ट ऐसा लगा ही नहीं सकते कि इसका सोल्यूशन आ जाए, सिर्फ ऐसे ही आएगा इसका सोल्यूशन आएगा, तो यानी हमें डायरेक्टली निकालना पड़ेगा। अब ये तो देखो, कंपैरिजन टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, यानी अगर हमें ऐसा कोई फंक्शन मिल जाता है ना कि हम उससे कंपेयर करके इसकी वैल्यूज़ को निकाल पाएँ, जैसा कि हम एफ एक्स बाई जी एक्स करके निकालते हैं, तो हम उससे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो लास्ट हमारा ऑप्शन है वो तो यही है ना कि हम इसको खुद ही चेक कर लें। कंपैरिजन टेस्ट तो हम तब यूज़ करते हैं कि हमें कोई इसके लिए ही कोई दूसरा फंक्शन मिल जाए कि हम उसको इजीली चेक कर पाएँ, और ये बता के कि वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, हम इसको बता पाएँ कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, यानी हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करने पड़े। लेकिन जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें कोई ऐसा कंपैरिजन टेस्ट हम लगा ही नहीं पा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसको निकाल लेंगे जैसे हम निकालते थे पहले एप्सिलॉन वाले फॉर्मूले से। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है, आपको सोल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इस टाइप से। तो जब वैल्यूज पुट कर लोगे ना लास्ट में, ये आ जाएगा ज़ीरो, तो एट लास्ट आपके पास जो इंटीग्रल है वो log 2 बाई ई आएगा। ये एग्जाम्पल आप खुद करोगे क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेशन है। बताने का मकसद मेरा ये था कि कोई और फंक्शन हम ऐसा ले ही नहीं सकते कि हम इस पर कंपैरिजन टेस्ट लगा सकें, इसीलिए हम इसको इसी को चेक कर लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि फिर भी ओरिजिनल चीज़ तो यही है ना, कंपैरिजन टेस्ट तो चलो ठीक है, एक है हमारे पास ऑप्शन। 7th है, बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन आपको पता है, ये होता है बीटा फंक्शन, एक्स की पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, ये होता है हमारा बीटा फंक्शन। आपको ये बताना है कि ये कब कन्वर्ज करेगा, कब डाइवर्ज करेगा, क्या होगा। तो पहला काम, इसको आई मानते हैं। जितना इम्पॉर्टेंट है ना उतना ही ये कन्फ्यूज़ भी करता है हमें, तो बिल्कुल हर स्टेप को मैं पहले आपको स्टेप्स बता देती हूँ हम कैसे करेंगे, और फिर हम इसको समझेंगे। देखो, अब पहला काम तो हमें यही देखना होता है कि जो एक्स की पावर्स है ना, ये ऊपर कब रहेंगी और नीचे कब जाएंगी, क्योंकि जैसे ही ऊपर रही हमने ज़ीरो पुट किया, वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो और वो हो जाएगा कन्वर्जेंट। लेकिन जैसे ही वो इन्फिनिटी बना फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर हमें आगे कंपैरिजन टेस्ट लगाने पड़ते हैं। अब जब जब m की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब तक n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी ये इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल कब होगा, व्हेन m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, यानी इस केस के अंदर जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और n भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये इंटीग्रल प्रॉपर होगा, प्रॉपर है तो कन्वर्जेंट होगा। अब हम बात करते हैं जब वो n से छोटा, m 1 से छोटा है और n भी 1 से छोटा है, तो उन दोनों केसेस के अंदर 0 और 1 दोनों ही इसके क्या आएंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट आएंगे, क्योंकि उस केस के अंदर ये भी नीचे चला जाएगा, ये भी 1 माइनस एक्स नीचे चला जाएगा। 0 रखोगे तो 1 बाई एक्स की वजह से इन्फिनिटी होगा, 1 रखोगे तो इसकी वजह से, ये y में होगा ना तो इसकी वजह से इन्फिनिटी होगा, यानी 0 और 1 दो इन्फिनिट डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट मिल जाएंगे। तो आपको पता है जब दोनों इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट मिल जाते हैं तो हम उस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं बीच के किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको 1/2 1 पे ब्रेक कर लेंगे, एक हो जाएगा 0 से 1/2 ये वाला इंटीग्रल, प्लस 1/2 से 1 ये वाला इंटीग्रल। फिर वही काम करेंगे जो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, इसको मानेंगे एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन मानेंगे जी ऑफ एक्स, फिर तो बिल्कुल डायरेक्टली और ईजिली निकल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
पहला काम ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, प्रॉपर होगा इस केस में, यानी इन दोनों केसेस में जब ये 1 के लेस देन इक्वल टू हैं m और n, तो ये कन्वर्जेंट होगा। इन केसेस के अंदर सिर्फ 2 ही इसके पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हैं, तो इन केसेस के अंदर हम इसको 1/2 पे ब्रेक करेंगे, यानी 0 से 1/2, 1/2 से 1। इसको मान लिया I1, इसको मान लिया I2। देखो अब हम बात करते हैं I1, यानी को अलग अलग से इनको देखेंगे। अब I1 ये माना है तो इसको हम f ऑफ x मानेंगे। ये क्या है? f ऑफ x है। अब ये f ऑफ x है। अब पहली बात तो आपको पता है ना, हमने इसको नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि m 1 से छोटा है, m 1 से छोटा है। और m जब 1 से छोटा है, क्योंकि जो I1 है वो तभी तो इन्फिनिटी हो सकता है ना जब m 1 से छोटा हो। n से तो उसको कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि इसमें 1 पे इन्फिनिटी होता था ये, है ना। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती थी तो 1/1 माइनस एक्स समथिंग पावर हो जाती थी, और जब यहाँ पे 1 पुट करते थे तो इन्फिनिटी बनता था। लेकिन 0 से 1/2 में तो 1 कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब I1 में हमें m से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ m से मतलब है। यानी जब m 1 से कम है तब हम इसको कन्वर्जेंस को चेक करना चाहते हैं। और वैसा ही जब 1/2 से 1 पे होगा तो 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी m से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे n लेस देन 1 के लिए हम चेक करेंगे। तो इसीलिए इसने कहा m 1 से छोटा है ना, इसीलिए जो m वाली टर्म है ना उसको नीचे लिख लो। तो m-1 था, 1 - m हो गया। इसी को फिर आप g ऑफ x मान लेना, डिवाइड कर लेना, 1 आ जाएगा। फाइनाइट है तो इसका मतलब f(x) का इंटीग्रल और g(x) का इंटीग्रल डाइवर्ज या कन्वर्ज टुगेदर करेंगे। अब ये जो है ये कब कन्वर्ज करेगा? जब ये वैल्यू 1 से छोटी है, यानी 1/-m इज लेस देन 1, यानी m इज ग्रेटर देन 0। तो m लेस देन 1 और m ग्रेटर देन 0, यानी 0 और 1 के बीच में जब m है तो ये कन्वर्ज करेगा। ऐसे ही I2 में हम क्या करेंगे? n वाले टर्म को नीचे लिखेंगे, g ऑफ x यही मान लेंगे, 1 आ जाएगा। कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। अब ये भी वही बात है, ये कब कन्वर्ज करेगा? जब ये वैल्यू 1 से छोटी है, यानी n 0 से बड़ा है। यानी n 1 से छोटा है और 0 से जब बड़ा है, यानी 0 और 1 के बीच में है, तो I2 क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ठीक है, बस आपने दोनों को कंबाइन कर लेना है। m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब जब 0 और 1 के बीच में है ना ये वैल्यूज़, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको कंबाइन कर लो। यानी जब जब m और n की वैल्यू, जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये चीज़ है एंड ऑल्सो ये चीज़ है। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, ये कह रहा है जब 1 से लेस ग्रेटर देन इक्वल टू है तब होगा, और ये कह रहा है जब 0 और 1 के बीच में है तब होगा। यानी जब 0 से बड़ा होगा ना m, तब ये कन्वर्जेंट होगा। ऐसे ही n जब 0 से बड़ा होगा तब ये कन्वर्जेंट होगा। इक्वल टू 0 के लिए बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ी हर वैल्यू के लिए m की और n की ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी बीटा फंक्शन है ना, वो सिर्फ तभी कन्वर्जेंट होता है अगर m और n पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों, एक नहीं दोनों। तो वही यहाँ पे प्रूफ है कि ऐसा कैसे होता है। लास्ट एग्जाम्पल है, छोटा सा है। ये इंटीग्रल आपको दिया हुआ है। अब आपने क्या कर रहा है, देखो x की पावर n और 1 - x, इसको तो डायरेक्टली आप क्या करो, इन्होंने किया हुआ है जैसे बीटा फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर लो, और हमें दिख भी रहा है, हम कर सकते हैं इसको कैसे। x की कोई पावर है और 1 - x की पावर -1 है ना। तो ये क्या, इसको आप क्या लिख सकते हो? बीटा mn जो है वो किस फॉर्म का होता है, हमने अभी देखा, यहाँ -1 होता है कुछ, तो n+1 यहाँ लिख दिया मैंने, -1 लिख दिया। यहाँ क्या होता है, कुछ m-1 होता है, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया, -1 हो गया। बात तो यही है ना। तो यानी ये बीटा क्या हो गया, यहाँ पे n होता था ना, बीटा mn क्या होता था जब यहाँ n है, तो n+1 लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मुझे 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ m-1 होता है, यहाँ m की जगह 0 है तो 0, तो बीटा n+1 0। अब सिंपल सी बात है, बीटा फंक्शन है वो कब कन्वर्जेंट होता है? अगर यहाँ पे जो m और n है ना, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी 0 से बड़ी हैं। लेकिन डायरेक्टली एक तो 0 ही है, तो 0 के लिए तो कन्वर्जेंट था ही नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट नहीं। ठीक है, ऐसे ही चेक करोगे आप। बीटा फंक्शन तो डायरेक्टली देखते ही बता सकते हो, बीटा और ब्रैकेट में 2 वैल्यूज़ देता है, अगर दोनों वैल्यू 0 से बड़ी हैं तो ऑब्वियसली वो कन्वर्जेंट है, वरना नहीं है। इसमें तो एक 0 ही है, तो कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बीटा फंक्शन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो बहुत ही अच्छे से करना। क्वेश्चंस जो है इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।